कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। प्रीतम भाई आपने भी राम राम, और कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने हमारी राम राम। विनोद भाई जी प्रीतम भाई जाडे में कपड़े कितने डाल ले? हाँ, रुकता तो कौन है? ना रुकता तो नहीं भाई। आपका मड़ा गात में जीसा है जी। हाँ, तो थोड़ा सा फर्क है भाई। और भाई भी कूदड़ी में बैठे होंगे, लेकिन रेडियो सुनने वाले रोज सुने हैं, और किसान वाणी कार्यक्रम बेहद रोचक जानकारी और मनोरंजन लेकर उन तक पहुंचता है। और प्रीतम भाई जो क्योंकि रवि की फसल का समय चल रहा है, और रवि की फसल में जो है इस समय जो है कीट प्रबंधन की समस्या, खासकर जो मौसम में बदलाव है तो कीट की समस्या भी है। तो कीट जो है उसका प्रबंधन किस तरह करें रवि फसलों में, इस विषय पे जो है बातचीत करी हमने डॉक्टर महासिंह से। और सुनाओ क्यों ना भाइयों ने बातचीत। हाँ, ये बातचीत करी हमारे भाई पुरुषोत्तम ने। और जो भी भाई फसलें आजकल ले रहे हैं, जो कीटों की दिक्कत आ रही है, उससे संबंधित विशेषज्ञ से आइए सुने ये बातचीत। आज हमारी बातचीत का विषय रहेगा रबी फसलों में कीट प्रबंधन, और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर महासिंह को, जो कि समन्वयक हैं कृषि विज्ञान केंद्र करनाल में। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम जानना चाहते हैं कि रबी की जो फसल है वो कौन कौन सी है, मुख्य फसलें? रबी की मुख्य फसलें सबसे पहले गेहूं है जी, सरसों है जी, सरसों का भी एरिया हरियाणा में इस साल काफ़ी बड़ा है, चना है, मटर है, और बसंतकालीन मक्का है जिसकी अभी बिजाई होनी है फरवरी मार्च में जी, और गन्ना है जी, जिसकी उसकी भी बिजाई फरवरी मार्च में होनी है जी। और आगे जो हम बात कर रहे हैं कीट प्रबंधन की, हाँ जी, क्योंकि हर तरह का प्रबंध किसान को करना पड़ता है। हाँ जी, उसको समय पे सिंचाई भी करनी पड़ती है, खाद भी डालना है, उसने पानी भी डालना है, कोई बीमारी लगी है उसका भी रख रखाव करना है। हाँ जी। तो इस वक्त जो रबी की फसलें हैं उनकी देखभाल जो है किसान कैसे कर रहा है, कैसे करना उसको? सबसे पहले मैं किसानों को बताना चाहूँगा कि रबी की फसलों में खरीफ की फसलों की बजाय कीटों का प्रकोप काफ़ी कम रहता है जी, क्योंकि कीटों की बढ़ोतरी तापमान और नमी के ऊपर डिपेंड रहती है। जी, अगर एवरेज तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड है और नमी 70% से ऊपर है, आर्द्रता जी, जी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, उस टाइम कीटों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी होती है। जी, खरीफ की फसलों में ये तापमान और नमी, आर्द्रता उसके कीटों की मल्टीप्लिकेशन के लिए, बढ़ोतरी के लिए फेवरेबल है। जी। रबी की फसलों में या सर्द मौसम में तापमान कम होने की वजह से कुछ ही कीट ऐसे हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। जी, तो मैं किसानों से को ये संदेश देना चाहूँगा कि रबी की फसलों में या खरीफ की फसलों में कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग ना करें। तो जय डॉक्टर साहब, आजकल बरसात भी हुई है, साथ में कोहरा भी है, धुंध भी है, तो ऐसे में नमी कम है, तो ऐसे में कीट की जो अधिकता है वो कैसे रहेगी? तापमान अब कोहरे के कारण, बारिश के कारण कम है, जी,
परंतु आर्द्रता है जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो कुछ बढ़ी हुई है। जी जी अगर आने वाले दिनों में 10-15 दिन में कुछ तापमान बढ़ जाता है जी 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक, फिर कुछ कीट ऐसे हैं उनके पनपने का कारण बना रहेगा, वो पनपेंगे जी। मौसम में। और तो उसमें जैसे आप कीट प्रबंधन की हम बात करें आगे, हाँ जी, तो कीट प्रबंधन में आजकल कोई भी कीड़ा लगे या बीमारी लगे हाँ जी, तो हमारा किसान जो है कई बार लापरवाही से लगा लो या जल्दबाजी से लगा लो, या उसको लगता है कि जो है हमारे फसल में से जो कीड़े हैं वो जल्दी ख़त्म होने चाहिए, फसल सही होनी चाहिए, हाँ जी, तो वो बिना सोचे समझे बिना डॉक्टर की सलाह के दवा डाल देता है। हाँ जी। तो ऐसे में आप क्या कहोगे? सबसे पहले मैं किसान भाइयों को संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले कीट की पहचान करें खेत में, जी जी कौन सा कीट है जी या बीमारी है, जी जी या तीसरा कारण है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। जी पहचान करें ये कीट के कारण कमी है, बीमारी के कारण है या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण है। जी उसके बाद अगर कीट के कारण नुकसान है जी जी तो उसकी आर्थिक कगार की स्थिति है, आर्थिक कगार की स्थिति पे बोलते हैं कि उस स्थिति पे स्प्रे करने की आवश्यकता है। जी हर कीट की आर्थिक कगार की स्थिति अलग अलग है, तो किसान भाई अपने खेत में कीट की संख्या के अनुसार आर्थिक कगार की स्थिति को देखें, उसके बाद स्प्रे का प्रोग्राम बनाएं अगर वो आर्थिक कगार से ज़्यादा है। तो लेकिन कीट के बारे में तो पूर्ण जानकारी किसान भाई को नहीं होती, हाँ जी, तो ऐसे में वो क्या करेगा? आमतौर पे अब जैसे मुख्य फसल रबी की फसलों में गेहूं गेहूं है। जी गेहूं में 2 कीड़े ही ऐसे हैं जो आर्थिक कगार के लेवल तक नुकसान पहुंचाते हैं। जी सबसे पहला कीड़ा है दीमक। दीमक। दीमक जमीन के अंदर रह के नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। जी जमीन के अंदर रह के जड़ों को खाता रहेगा। जी जैसे ही गेहूं की फसल बड़ी होगी तो उसकी मिट्टी की बम्बी बना के ऊपर भी चला जाता है। जी जी सबसे पहला लक्षण है दीमक का कि पत्ते पीले पड़ेंगे। जी उसके बाद छोटी छोटी टुकड़ियों में सूखने शुरू हो जाएंगे। जी ये कीट रेतली मिट्टी के साथ साथ जहाँ पे नमी कम है, जिन जमीनों में, जिन खेतों में नमी कम है, जी जी उनमें इसका प्रकोप ज्यादा रहता ज़्यादा है रहेगा। दीमक का। जी तो इस कंडीशन पे इसके उपचार के लिए सबसे पहला तो है कि एक कहावत है, इलाज से परहेज अच्छा, जी कि सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि बीज उपचार सभी फसलों में अवश्य करें। हालांकि अब फसल इस पोजीशन पे है, अवस्था पे है कि बीज उपचार वाली स्थिति चली गई है। हाँ, परंतु अब किसानों को जहाँ पे रेतली मिट्टी है, रेतली मिट्टी के साथ साथ पानी की कमी है या नमी कम है, जी वहाँ पे ये लक्षण दिखाई दे, पौधे को थोड़ा खींच के दिखे, जी अगर दीमक का प्रकोप है तो आसानी से बाहर खींचा जा सकेगा। जी और उसके जो छोटे छोटे वर्कर जिसको बोलते हैं, तो उसमें नीचे जड़ों के साथ या पौधे के साथ लगे दिखाई देंगे और मिट्टी की बम भी ऊपर तक दिखाई देगी। जी। तो उसका उपचार फिर डॉक्टर साहब कैसे रहेगा? अगर ये पोजीशन है कि छोटी छोटी टुकड़ियों में दीमक का प्रकोप है, जी तो सबसे पहले तो ये देखें कि अगर 5% से ज़्यादा दीमक का प्रकोप है, उस स्थिति में किसान भाई इसके कंट्रोल के लिए, इसके उपचार के लिए दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। जी 2 लीटर क्लोरपाइरीफॉस दवाई है, 20 EC में आती है। जी इसको 2 लीटर पानी मिला के 4 लीटर का घोल बना ले। जी 4 लीटर के 2 घोल लीटर को दवा हो जाएगी, 2 लीटर 2 पानी, लीटर पानी हो जाएगा, तो 4 लीटर का घोल 4 तैयार लीटर का घोल बना ले। जी और इसको 20 से 25 किलो रेत में मिला ले। जी मिट्टी में नहीं मिलाना है, रेत में मिलाना है। जी और रेत में मिला के पूरे फसल में एक सार बुरकाव कर दे। जी और बुरकाव करने के बाद हल्की सिंचाई कर दे। जी जी तो ये इसके लिए कारगर उपाय है, दीमक के कंट्रोल के लिए कारगर दवाई है। पहले उसको डाल दे उसमें खेत में, फिर हल्की सिंचाई करें। डालने के बाद, बुरकाव करने के बाद फिर हल्की सिंचाई कर दे। डॉक्टर साहब जैसे आपने गेहूं की बात की है, हाँ जी, कई बार देखने में आता है कि गेहूं के निचले पत्ते पीले शुरू होते हैं और कई बार ऊपर से पत्ते, इन दोनों में स्थितियों में क्या अंतर रहता है? जो नीचे पत्ते पीले होते हैं वो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण है, जी
कीट के कारण नहीं है। कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि यूरिया का अत्यधिक प्रयोग कर देते हैं, ज़्यादा यूरिया से। यूरिया खाद का, जिसमें नाइट्रोजन होता है। जी नाइट्रोजन के अत्यधिक प्रयोग से न्यूट्रिएंट का इम्बैलेंस बन जाता है, जी, कम ज़्यादा हो जाता कम है। ज़्यादा हो जाता है कि एक न्यूट्रिएंट ज़्यादा हो गया तो दूसरे न्यूट्रिएंट को पौधे को लेने से रोकेगा। जी तो इस कंडीशन में कई बार पत्ते पीले हो जाते हैं, तो किसी विशेषज्ञ से उसकी पहचान करवा के जी फिर उसमें जिस न्यूट्रिएंट की कमी है, क्या उसका उपचार है, उसी हिसाब से किसान भाइयों को अपनाना पड़ेगा। वो ऊपर से पत्ते पीले होते हैं ऐसे, या नीचे से, या पूरे पीले पत्ते रहते हैं? दो तीन न्यूट्रिएंट हैं। मैग्नीज के कारण है, आयरन की डेफिशिएंसी के कारण है। जैसे पत्ते भूरे और भूरे रंग के होंगे, थोड़े थोड़े भूरे रंग के, वो जी। आयरन की कमी से है। मैग्नीज की कमी से भी है। जी नाइट्रोजन कई बार कम रहती है, उसकी कमी से पूरा पत्ता ऊपर से टिप्स सूखनी शुरू होंगी। तो जो किसान है वो कृषि विशेषज्ञ से बात करे। कृषि ना, जो भी विशेषज्ञ है, कृषि विज्ञान केंद्र का, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र हैं, या फिर हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का टोल फ्री नंबर है जी 1800 180 3001। जी, जी। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को दोपहर पहले 10 से 12 बात उस करते पे हैं। बात कर सकते हैं, जी या भारत सरकार के टोल फ्री पर बात करके विशेषज्ञ से सलाह लेके जी तो उसके बाद उपचार करे अगर जरूरत है। तो फिर कीट डॉक्टर साहब कौन कौन से हैं मुख्य? मुख्य कीट जैसे मैंने बताया, दीमक है। जी दीमक के बाद गेहूं में दूसरा कीट है माहू चेपा, जिसको माहू बोलते हैं। चेपा, ठीक। हाँ, एफिड बोलते हैं। जी तो उसमें चेपा भी लेट स्टेज में आके मार्च के महीने में गेहूं पर इसका प्रकोप रहता है। जी तो माहू उसका पत्तों से रस चूसता रहता है, पत्तों के साथ साथ बाली निकलने के बाद बालियों से रस चूसता है। जी बाली पर, पत्ते पर इसके जो एक्सक्रीटा है, मलमूत्र है, उससे काली फंगस भी जम जाती है, जी जिससे प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होती है जी और दाने भी छोटे रह जाते हैं। अगर सबसे पहले मैंने बताया कि आर्थिक आगार की स्थिति देखनी है। जी अगर प्रति उस पे बाली पे 10 से ज्यादा माहू जी और 10% बालियों पे है, तो फिर स्प्रे करने की किसान भाइयों को आवश्यकता है। जी तो उसके लिए मैलाथियोन दवाई है, 400 मिलीलीटर मैलाथियोन 50 ले। ईसी में है। जी तो 400 लीटर को 200 से 250 लीटर पानी में मिला के जी। अगर आर्थिक आगार से स्थिति ज्यादा है तो स्प्रे किसान भाई कर सकते हैं। जी परंतु एक बात का किसान भाइयों को ध्यान रखना पड़ेगा, जी लेडी बर्ड बीटल नाम का एक मित्र कीट इसमें उसी टाइम आता है, चिप्पे के साथ। चेपे के साथ। जी अगर लेडी बर्ड बीटल, जिसको कोक्सिनेलिड बीटल बोलते हैं, उसके पंखों के ऊपर 7 काले काले निशान, डॉट, धब्बे मिलेंगे। ये पहचान है उसकी परोड के ऊपर। जी जी और उसकी सुंडी भी मिलती है। हम्म वो सुंडी भी, परोड भी एक दिन में लगभग 300 से 400 माहू को, एफिड को खा लेता है। जी अगर वो सक्रिय है, उस स्थिति में स्प्रे ना करें, ना करें। क्योंकि मित्र कीट से उसका प्रबंधन अपने आप हो जाएगा। उसकी भी फिर किसान भाई को पहचान करनी पड़ेगी। हाँ, पहचान करनी पड़ेगी। सुंडी काले रंग की है। दूसरा किसान भाई देख सकते हैं कि वो माहू को खाती हुई मिलेगी। जी इसका परोड के पंख के ऊपर 7 काले धब्बे मिलेंगे। ये मुख्य पहचान है। जी दूसरी किसान भाइयों को ध्यान में रखना है कि ये कीट बाउंड्री पे, जो डोली जिसको बोलते हैं, उसके साथ साथ इसका प्रकोप ज्यादा रहता है। जी अगर बीच में प्रकोप नहीं है जी जी तो किसान भाई बीच में स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। 2 ml इसकी डोज बनेगी, 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से बाउंड्री पे स्प्रे करते हैं। जी एक स्प्रे से डॉक्टर साहब जैसे काम नहीं चला, पूरी तरह से कीट खत्म नहीं हुआ, हाँ जी। फिर दूसरा स्प्रे की जरूरत पड़ेगी, और कितने दिन के अंतराल पे स्प्रे दूसरा करना चाहिए? दूसरे स्प्रे के लिए आर्थिक आगार स्थिति मैंने जो बताई कि 10 से 12% बालियां प्रभावित हैं, जी और हर बाली पे 10 से ज्यादा माहू या अल या चेपा है, जी तो उस कंडीशन पे अगर 15 दिन के बाद वो कंडीशन बनती है तो दोबारा स्प्रे कर दे। अगर उससे कम है तो स्प्रे करने की किसान भाइयों को जरूरत नहीं है। नहीं। तो इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, अब हमारी जो फसल है, किसान भाई की फसल है, गेहूं की या दूसरी फसल है रबी की, वो बढ़िया रहें, बढ़िया उपज दें, उसके लिए आप किसान भाइयों को चलते चलते क्या संदेश देना चाहोगे? मैं बताना चाहूँगा कि अब आगे आके बसंतकालीन मक्का की बिजाई होनी है। जी
तो बसंतकालीन मक्का में फायदा किसानों को काफी रहता है, जी परंतु एक कीट है परो मक्खी। जी परो मक्खी के कारण एकदम जैसे अंकुरित होगी, बिजाई के बाद अंकुरित होने के बाद उस कीट का प्रकोप हो जाता है। जी तो उसमें क्या है कि अंकुरित होने के बाद छोटी पत्ती की अवस्था में गोब में छेद करके भेद करके वो नुकसान करती है, जिससे पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। तो किसान भाइयों ने ध्यान रखना है कि बिजाई फरवरी के पहले पखवाड़े में पूरी कर ले, पहले पखवाड़े तक, यानी 15 फरवरी तक 15 पूरी कर- फरवरी तक पूरी कर ले। वैसे तो हम बोलते हैं 10 फरवरी तक, तो 15 तक पूरी कर ले। उसके बाद जितनी लेट बिजाई किसान भाई बसंतकालीन मक्का का करेंगे, इस कीट का प्रकोप ज्यादा रहेगा। ज्यादा रहेगा। तो दूसरा बीज उपचार भी है इसमें, इमिडाक्लोप्रिड दवाई है, जी 7 मिलीलीटर प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार कर ले। अगर किसान भाइयों ने बीज उपचार समय पे किया है और समय पे इसकी बिजाई की है तो परो मक्खी से फसल बच जाती है, जिसके कारण 60-70% तक भी कई बार नुकसान हो जाता है। जी। तो डॉक्टर महासिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने रबी फसलों में जो कीट प्रबंधन है उसके बारे में किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि किसान भाई इसका जरूर लाभ उठाएंगे। इस सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, बहुत। और भाई अब वक्त है एक लोकगीत का।
आइए हो ननद के वीर चमकारा देखण आइए आइए हो ननद के वीर के चूंदड़ ओढ़ूंगी महल के बीच ओ चूंदड़ ओढ़ूंगी महल के बीच हाँ चूंदड़ ओढ़ूंगी महल के बीच पायल पहरूंगी महल के बीच हाँ पायल पायल पहरूंगी महल के बीच झनकारा सुनन आइए झनकारा सुनन आइए आइए हो ननद के वीर झनकारा सुनन आइए आइए हो ननद के वीर के चूंदड़ ओढ़ूंगी महल के बीच ओ चूंदड़ ओढ़ूंगी महल के बीच हाँ चूंदड़ ओढ़ूंगी महल के बीच। और भाई फिल्म थी लीलो चमन, चूना डोडूंगी महल के बीच। ये लोकगीत आपने सुना। और प्रीतम भाई साथ में बात कर लें मौसम की और कल के कृषि कार्यक्रम की। भाई मौसम तो न्यू कह रहा है कि 21 जनवरी के बाद जी यानी कि अब से 3 दिन और छोड़ के फिर दोबारा से थोड़ी बहुत बादल की चाल, बरसात की चाल हो सके है। तब तक जो है मौसम खुशक ही है, परिवर्तनशील रह सके है। 17 और 18 जनवरी यानी कि आज और कल बिल्कुल ठंडा दिन रहेगा और 21 जनवरी का जैसे हमने बताया फिर मौसम बदल सके जी। और प्रीतम भाई कल दिन है मंगलवार और कल रहेगा कार्यक्रम फोन इन। और फोन इन का विषय है गेहूं और अन्य रबी फसलों में कीट नियंत्रण के उपाय। और इस विषय में जानकारी देने के लिए कल स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर प्रद्युमन भटनागर जी। तो किसान भाई फ़ोन करके भाई जो भी जानकारी लेना चाहें वो ले सके हैं। आज की जो हमारी दूसरी चर्चा है टमाटर के प्रमुख कीट और उनका प्रबंधन। कीट जो है भाई सारी फसलों में तंग करे हैं, लेकिन जो विनोद भाई टमाटर है ना 20 से 40% तक नुकसान इसमें हो जाए। बिल्कुल भाई। और ज़रूरी हमारी टमाटर की फसल है क्योंकि सारी सब्जियां में इस्तेमाल हुआ है। और प्रीतम भाई जो इसमें मुख्य जो समस्या है कीट की वो है फल छेदक कीट जी। और इस कीट की जो सुंडी है वो टमाटर के फूलों और फलों को जो है नुकसान पहुंचावा है जी। और इस कीट का जो आक्रमण है ज़्यादा तो देखा जाओ है प्रीतम भाई अप्रैल जून में जो है इसकी अधिकता ज़्यादा देखी जाओ है जी। लेकिन जो इसके वयस्क हैं वो मध्य आकार के पीले भूरे रंग के और स्लेटी भूरे रंग के है। यानी कि अगर इसकी पिछाड़ की बात करें जो फल छेदक कीट है इसकी पिछाड़ है कि ये जो है इसके मध्य आकार के पीले भूरे रंग के और स्लेटी भूरे रंग के कीट हैं जी। और मादा जो पतंगा है वो पत्तियां के ऊपर और जो फूल है उस पर अंडे दे हुए है और अंडे तो जो सुंडी है वो निकल कर पूरे फल पे और उसके जो फल के भीतर का जो गुद्दा है उसमें भी घुस कर उसने खाना शुरू करता है जी। और सुंडी जो है वो अगर सुंडी की बात करो तो एक तो हरे रंग की और भूरे रंग की दोनों तरह की इसमें दिखाई दे हुए हैं और उनके शरीर के ऊपर वाले भाग पर जो है 3 लंबी स्लेटी रंग की दोनों तरफ और सफ़ेद दारी जो है वो दिखाई दे हुए हैं। ये इसकी पिछाड़ है और जो शरीर का जो उसका आधा भाग है वो फल के अंदर मिलेगा और आधा भाग जो है शरीर का फल के बाहर पहुँच रहा है और वो फल ने नुकसान पहुँचाती रहा है जिस तरह फल में जो है सड़न आ जाए है और बाजार में जो है बेचने के लायक भी नहीं रहता और किसान भाई ने उसका नुकसान हुआ है। तो भाई जो फल छेदक कीट जिसकी भाई बात कर रहे हैं विनोद जी वो उसका नियंत्रण भाई फेनवल रेट दवाई डालनी है जी। दवाई फेनवल रेट ताकत 20 cc और मात्रा 75 मिलीलीटर जी प्रीतम या फिर 200 मिलीलीटर डेल्टा मैथरीन 2.0 EC ताकत की या फिर 60 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 25 cc या फिर 500 ग्राम कार्बेरिल जो घुलनशील पाउडर आता है उसको भाई ले ले। पानी की मात्रा 200 से 250 लीटर 1 एकड़ खातर छिड़काव खातर काफ़ी है भाई। कुछ असर कम रह जाए तो जरूरत के हिसाब से 15 दिन के बचाड़े पे दोबारा फिर छिड़काव कर सके हैं। मार्च के आसपास भाई पत्तों पे जब भी फल छेदक के अंडे दिखाई दें 2 ट्राइकोग्रामा जो परजीवी हैं उनको छोड़ें और 20,000 ट्राइकोग्रामा छोड़ सकते हैं जी। वो भी काम करेंगे भाई। 4 दिन के अंतराल पे फिर 20,000 छोड़ दें। इसके बाद 10-10 दिन के अंतराल पे 1 लीटर निम्बी सीडिन
या फिर 400 ग्राम बेसिलिस ये भाई डाल सके हैं। 400 ग्राम कार्बेरिल भी डाल सके हैं 200 लीटर पानी में। उसका छिड़काव से भी इसमें फ़ायदा रहेगा। प्रीतम भाई ये तो आपने जानकारी दी किस तरह नियंत्रण करें। इसके अलावा एक समस्या और है, वो है चेपा जी। और ये जो कीट है वो हरे रंग का है और पत्ते, शाखा, फूल उसमें जो है जूं की तरह चिपक जाए है। और ये कीट जो है समूह में रहकर पौधे का जो रस है उसने चूसते है, साथ में एक चिपचिपा तरल पदार्थ भी जो है पत्ते पर छोड़ दे है, जिसमें नमी होने के कारण जो है काली फफूंदी लग जाए और इससे जो पौधे के जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, जो सूरज के प्रकाश में जो खाना बनाव है वो इससे प्रभावित हो जाए और कीट का अधिक प्रकोप होने पर जो पत्ते वो मुड़ जाए हैं और जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है वो सही ना होने की वजह से जो पौधा है उसका विकास रुक जाए। और इसकी अगर रोकथाम करनी है तो इस खातर भाइयों कीट का नियंत्रण खातर 300 मिलीलीटर डाइमेथोएट, जिसमें रोगोर भी कहते हैं, 30 इसी ताकत की दवाई या फिर ऑक्सीडेमेटन मिथाइल 25 इसी ताकत की दवाई ने 200 से 250 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दें और अगर जरूरत पड़े तो भाई 10 दिन के बाद फिर एक और छिड़काव कर दें। और भाई ऐसे ही सफ़ेद मक्खी है, ये भी नुकसान पहुँचावे है निचली सतह पे चिपक के। इसके जो पत्ते वयस्क हैं वो दोनों पत्तों से रस चूसते हैं, पत्ते पीले पड़ जाए हैं, चिपचिपा पदार्थ भी उस पर छोड़े हैं, तो भाई फसल की बढ़ोतरी रुक जाए, उपज में कमी आवे है। इसका नियंत्रण भी 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 सीसी को 200 से 250 लीटर पानी में घोल के 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और भाई प्रकोप दिखे तो 15 दिन के अंतराल पे फिर छिड़काव करें। और भाई छिड़काव जब भी भाई करें तो पहले पके हुए फल सारे तोड़ लें। कीट ग्रसित और गले सड़े जो फल हैं उन्हें भाई मिट्टी में दबा दें। तो भाई ये तो जो है हमने चर्चा करी टमाटर के प्रमुख कीटों की, तो इसके साथ जो है समय जो है वो इजाजत नहीं दे रहा। लेवा भाई तो इजाजत। अच्छा भाइयों राम राम। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।